नमस्कार, मैं कौशल किशोर आप सभी का स्वागत करता हूं A to Z कोचिंग के इस ऑनलाइन क्लास में। मित्रों, दोस्तों, साथियों, माता एवं बहनों, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस पे, जैसा कि डेली आप लोग के लिए वीडियो आ रहा है। ये मेरा सीटेट का मेगा टेस्ट का तीसरा श्रृंखला है और इस श्रृंखला के अंतर्गत ये वीडियो आप लोगों के लिए लाया गया है और आज हम लोग इसके माध्यम से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के लिए मैंने जो पहला कंटेंट लिया है वह कंटेंट गणित शिक्षण से है। पढ़िएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि गणित की पाठ्य पुस्तक में एक विषय है कबाड़ विक्रेता, जिसमें किरण नाम के कबाड़ विक्रेता की सच्ची कहानी है, जिसका प्रयोग गुना सिखाने के लिए किया गया है। हालांकि इससे भी अधिक इसमें वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस अध्याय के माध्यम से कौन सा अधिगम उद्देश्य प्राप्त करने की आशा की जाती है? तो मित्रों, दोस्तों, साथियों, पहला ऑप्शन है प्रवृत्ति का उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक उद्देश्य, तीसरा है विषय वस्तु का उद्देश्य और चौथा है प्रक्रियात्मक उद्देश्य। तो आपने इसमें राइट आंसर लगाना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से लगाइएगा। तो मित्रों, दोस्तों, साथियों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी क्यों हो जाएगा? क्योंकि एनसीएफ 2005 का कहना था कि बच्चे को गणित पढ़ाने के लिए उसके कक्ष के ज्ञान को बाहर की दुनिया से क्या करना है ना, हमने जोड़ना है। तो क्लास के ज्ञान को बाहर की दुनिया से जोड़ने के लिए ही ये चैप्टर कबाड़ वाला दिया गया है। क्योंकि इसमें वास्तविक जीवन की चीज़ें बताई गई है और वास्तविक जीवन का संबंध किससे होता है? सामाजिकता से होता है। इसीलिए इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रवृत्ति क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे गुना की प्रवृत्ति नहीं सिखा रहे हम लोग। गुना की प्रवृत्ति यदि हमें सिखाना होता तो हम कोई और तरीका अपनाते। विषय वस्तु का उद्देश्य यानी यहाँ पर सिर्फ गुना सिखाने के लिए थोड़ी दिया गया है, ये वास्तविक जीवन की समस्याओं के बारे में बताने के लिए दिया गया है। और प्रक्रियात्मक उद्देश्य मतलब गणित की प्रक्रिया सिखाना। अब गणित की प्रक्रिया सिखाना किसे कहते हैं मित्रों? तो गणित की प्रक्रिया सिखाना, जैसे बच्चे को आपने सिखाया 2 और 2 को गुना करके 4 होता है, ये गणित की प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया आपने नहीं सिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय थोड़ा कम है और थोड़ा लेट वीडियो बन रहा है, इसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहाँ पे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन कह रहा है कि अली 2 समूहों में तुलना करने और यह बताने के लिए कि कौन से समूह के पास अधिक वस्तुएं हैं, गिनती को एक रणनीति के रूप में प्रयोग करता है। वह किस अवस्था में है? अब देखिएगा, यहाँ पर 4 अवस्थाओं की चर्चा की गई है मित्रों। 4 अवस्थाओं की, मिलान करने की अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, मात्रा निर्धारण करने की अवस्था और विभाजन की अवस्था। यहाँ पर 4 अवस्थाएं दी गई है। इन 4 अवस्थाओं में से राइट आंसर लगाना है। तो मित्रों, दोस्तों, साथियों, में इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रा निर्धारण की अवस्था, मिलान की अवस्था, प्रारंभिक अवस्था और विभाजन की अवस्था। ये जरा तीनों को हम लोग चारों को जान लेते हैं। ये होता है मुख्य रूप से 3 वर्ष तक। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये 3 वर्ष तक के बच्चों में होता है, तक के बच्चों में 3 वर्ष तक के बच्चों में होती है, प्रारंभिक अवस्था 3 वर्ष तक के बच्चों में होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है मुख्य रूप से बड़ा छोटा के आधार पर वर्गीकृत करता है। मतलब गणितीय चीज़ों को बड़ा और छोटा, जैसे बच्चे के सामने आपने ये इस तरह से चित्र बना दिया और एक चित्र क्या किया, आपने इस तरह से छोटा चित्र बना दिया। अब बच्चा इसमें ये जान लेगा कि ये बड़ा है और ये छोटा है। यानी इस अवस्था में बच्चे गणितीय आकृति को बड़े और छोटे के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। जैसे इस अवस्था का गुण होता है, वैसे पहले ये जान लीजिए कि गणित अधिगम की अवस्था को टोटल 6 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्रारंभिक अवस्था, दूसरा मिलान की अवस्था, तीसरा मात्रा निर्धारण करने की अवस्था, चौथा विभाजन की अवस्था, 5वां होता है गुणनखंड की अवस्था, है ना, और छठा होता है संक्रियात्मक अवस्था। टोटल 6 अवस्थाएं होती है, वो ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो पहले जान लेते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में बच्चा क्या करता है, आकृति को बड़ा और छोटा के आधार पर जानता है, जबकि मिलान करने की अवस्था में वह गिनती करना सीख लेता है। यानी बच्चा 1 2 3 4 2 अंकों तक की गिनती सीख लेता है। यानी बच्चा मिलान कर लेगा। जैसे उसके सामने ये 4 लाइन दीजिएगा ना, यहाँ पे मान लेते हैं 4 लाइन दिया, यहाँ पे 2 लाइन दिया, यहाँ पे 3 लाइन दिया, यहाँ पे आपने क्या किया
5 लाइन दिया, और इस तरह से आपने डैश दे दिया। यहाँ पे आपने दिया 2, यहाँ पे दिया 3, यहाँ पे दिया आपने क्या कहते हैं 4, और यहाँ पे आपने दिया 5। तो बच्चा एक दूसरे से मिलान कर लेगा कि कौन किस से मिल रहा है, इस तरह से मिलान कर लेगा बच्चा। इसे मिलान की अवस्था कहते हैं। मात्रा निर्धारण की अवस्था किसको कहते हैं? तो मात्रा निर्धारण की अवस्था को ही हम लोग मित्रों, इस अवस्था को ही हम लोग दूसरे शब्दों में किस नाम से जानते हैं? तो ये अवस्था ही गुणनखंड की अवस्था होती है। गुणनखंड की अवस्था है ना, गुणनखंड की अवस्था कहा जाता है इसको। इस अवस्था में क्या करता है? तो बच्चा ये जान लेता है कि क्या अधिक है क्या कम है। मतलब बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को भागों में तोड़ना जान लेते हैं। ढेर सारे भागों में क्या करते हैं, वह तोड़ना जान लेते हैं। यानी यहाँ पर वह चीज़ों को अधिक और कम के आधार पर जानना सीख लेते हैं। जैसे इस अवस्था में ही बच्चों को हम क्या करते हैं, जैसे आपने बच्चे को 305 लिखने के लिए कहा, तो इस अवस्था में बच्चा क्या करेगा, 300 और जोड़ क्या करेगा 5, इस अवस्था में लिख सकता है। तो वस्तुओं को तुलना करना और किस समूह के पास अधिक वस्तुएं हैं, इसकी रणनीति बनाना, यह किस अवस्था में होता है बच्चों में? तो ये होता है प्रारंभिक अवस्था में। इसके बारे में ऑफलाइन क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक ना। आगे देखते हैं एनसीएफ 2005, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? तो गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य से सवाल पूछा गया है मित्रों, दोस्तों, साथियों। तो गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्यात्मक कौशल का विकास करना, बीज गणित सिखाना, गणना और मापन सिखाना, रैखिक बीज गणित संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को पढ़ाना। राइट आंसर लगाएंगे इसका। राइट आंसर क्या होगा? तो गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या होगा? बीज गणित सिखाना, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए ये चारों क्यों नहीं होगा? संख्यात्मक कौशल का विकास करना, गणना और मापन सिखाना, रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन के समस्याओं को पढ़ाना, ये तीनों क्यों नहीं होगा? देखिएगा, संख्यात्मक कौशल का यदि विकास किए तो यह गणित पढ़ाने का संकीर्ण नहीं उच्च उद्देश्य होता है। इसको उच्च उद्देश्य कहते हैं, क्योंकि बच्चा संख्या से संबंधित जितने भी कौशल होते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग, वो अच्छे से सीख लेगा। गणना और मापन सिखाना, यही बात हुआ, यानी बच्चे को जोड़ घटा गुणा भाग सिखाना और आकृतियों का मापन सिखाना, ये तो सही बात है। रेखा गणित और बीज गणित का दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना, ये तो उच्च उद्देश्य है। संकीर्ण क्या है, छोटा क्या है? इसमें सिर्फ बीज गणित सिखाना, ये छोटा उद्देश्य है। आगे देखेंगे, आगे हमारे पास क्वेश्चन वेन हेले से संबंधित है। वेन हेले की ज्यामितीय चिंतन की अवस्थाओं के अनुसार ज्यामितीय समझ की विकास की अवस्था का सही क्रम क्या है? तो वेन हेले ने, सबसे पहले जान लेते हैं कि वेन हेले ने क्या किया था। तो वेन हेले ने अधिगम की अवस्थाओं को बांटा था। वेन हेले ने ज्यामिति अधिगम को अवस्थाओं में बांटा। ज्यामिति अधिगम को अवस्थाओं में बांटा। यानी वेन हेले का कहना था कि बच्चे जो ज्यामिति सीखते हैं अलग अलग आयु स्तर पर, यानी अलग अलग स्टेज से गुजरते हैं। उसने टोटल, देखिएगा, वेन हेले ने टोटल ज्यामिति ज्यामिति अधिगम के 4 चरण दिए। ज्यामिति अधिगम के 4 चरण दिए, जो क्या है, जो 5 स्तरों में विभाजित है, जो 5 स्तरों में है। अब मित्रों, ज्यामिति अधिगम के 4 चरण जो 5 स्तरों में है, ये क्या है, ये हम लोग ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे मित्रों। ये मत समझिएगा कि सर इसके लिए बताइए। गणितीय अधिगम की अवस्था और वेन हेले की ज्यामिति अधिगम का सिद्धांत, ये दोनों वीडियो में एक्स्ट्रा लाकर आपको मैं बताऊंगा। अभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो वेन हेले ने टोटल 4 चरण दिए, जो कि 5 अवस्थाओं में था। उसका पहला चरण था, पहला चरण को हम लोग कहते हैं मानसिक चित्रण, दूसरा होता है विश्लेषण, तीसरा अनौपचारिक अनुमान को निगमन कहते हैं, चौथा औपचारिक अनुमान। ये तो टोटल क्या हो गए, स्तर हो गए। यानी स्तर फर्स्ट को मानसिक चिंतन, स्तर 2 को, स्तर 5 है। आप कहिएगा कि चरण 4 है और स्तर 5 क्यों है?
क्योंकि पहले स्तर को देखिएगा मित्रों, पहले स्तर को उसने 0 माना था, 0 से 5 तक को माना, इसलिए संख्या तो 4 हुई लेकिन स्तर 5 हो गए। तो 0 स्तर को मानसिक चित्रण, स्तर फर्स्ट को विश्लेषण, है ना, स्तर 2 को औपचारिक अनुमान लगाना, और स्तर 3 को स्तर 2 को अनौपचारिक अनुमान लगाना, स्तर 3 को उसने क्या कहा, औपचारिक अनुमान लगाना, और स्तर 4 को उसने दृढ़ता कहा था, दृढ़ता, है ना। ये सभी क्या है ये आगे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके लिए मैं वीडियो लाकर बताऊंगा, अभी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यह अनुशंसा करती है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण केंद्रित होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का केंद्र कहाँ केंद्रित होना चाहिए? पहला ऑप्शन है गणित की अमूर्त धारणाओं पर, दूसरा है कक्षा अधिगम को दैनिक जीवन के साथ जोड़ने पर, गणित को सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड प्राप्त करने में विद्यार्थी की सहायता करने पर, और उच्च स्तरीय गणितीय तैयारी पर। चलिए राइट आंसर लगाइएगा मित्रों जल्दी से, एकदम इजी क्वेश्चन है, उड़ा दीजिए इसको, हवा में उड़ाने वाला क्वेश्चन है। चलिए तो सबसे पहले इसका राइट आंसर कर लेते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहती है कि बच्चे को आप जो गणित पढ़ाएं वो कक्षीय गणित को विद्यालय के बाहर की दुनिया से क्या करना है, आपने जोड़ना है। ये बात कही है एनसीएफ 2005 ने। अमूर्त अवधारणा बताना, गणित के अमूर्त अवधारणाओं को बताना। देखिए गणित की अमूर्त अवधारणाएं नहीं बताना है, किस स्तर पर, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्तर पर। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो चीज़ें हम बच्चे को सामने दिखाते हैं वो ज़्यादा सीखता है। अमूर्त मतलब क्या है? जो सामने नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अमूर्त मतलब क्या? जो सामने नहीं है, जो सामने नहीं है उसे ही अमूर्त कहते हैं। ये चीज़ें नहीं बतानी है उसको, है ना। गणित को सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, यानी इस प्रकार से गणित सिखाना कि बच्चा क्या करे, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को सीख पाए, यानी वर्ल्ड लेवल पे गणित का क्या उपयोग है ये सीख पाए। ये जरूरी नहीं है। हाँ, उच्च स्तरीय गणित, ये दोनों चीज़ें प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए जरूरी नहीं है। उच्च स्तर के लिए सही हो सकता है लेकिन प्राथमिक स्तर के लिए सही नहीं है। अगला देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है? नहीं पूछ रहा है मित्रों। पहला ऑप्शन देखिएगा, बालक की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, गणित को बच्चों के संदर्भ से जोड़ना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, और गणित में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना। देखिएगा कह रहा है क्या करना है यहाँ पर कि एनसीएफ 2005 ने इसका राइट आंसर लगाएगा मित्रों कि राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से, है ना, जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग देख के बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा इसका। देखिएगा राइट आंसर मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो मुख्य उद्देश्य इसका राइट आंसर कर लेते हैं। राइट आंसर डी होगा। क्यों होगा? देखिए एनसीएफ ने कहा है बच्चों को गणितीयकरण करवाना। गणितीयकरण करने का मतलब है कि बच्चे दैनिक जीवन में गणित का इस्तेमाल करें। क्या करें? दैनिक जीवन में गणित का इस्तेमाल करें। दैनिक जीवन में गणित का इस्तेमाल करें, ये बात सच है। संदर्भ से जोड़ना, यहाँ यही हुआ, दैनिक जीवन से जोड़ना। संदर्भ मतलब उसके दैनिक जीवन से। समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, यहाँ समस्या समाधान मतलब गणित के सवाल बनाने से नहीं है, सिर्फ समस्या समाधान कौशल मतलब अपने जीवन के समस्याओं का समाधान कर पाना। सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना ये नहीं होगा आंसर, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक शिक्षिका खोजपूर्ण उपागम का प्रयोग करती है। वह गणित की अवधारणाएं बताते समय परिचर्चा में छात्रों की भागीदारी एवं उनके जोड़ तोड़ का भी उपयोग करती है। वह इस रणनीति का उपयोग क्यों करती है? चलिए जल्दी लगाइएगा, आंसर लगाइएगा इसका। विद्यार्थियों में जोड़ तोड़ के कौशल का विकास करने के लिए, चिंतन और तर्क की एक विशिष्ट विधि का निर्माण करने के लिए, गणित के संकीर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, है ना, और गणित शिक्षा के उच्च उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षिका क्या करती है? खोजपूर्ण उपागम का प्रयोग करती है। खोजपूर्ण मतलब बच्चे को खोजने के लिए, उपागम मतलब होता है तरीका, यानी बच्चे को खोजने का तरीका ईजाद करती है कि बच्चा खुद से खोजे। उपागम का प्रयोग करती है। वह गणित की अवधारणाएं बताते समय परिचर्चा में छात्रों की भागीदारी एवं उसके जोड़ तोड़ का उपयोग करती है, यानी छात्र को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करना चाहती है। ऐसा वह किस लिए कर रही है? विशिष्ट विधि का निर्माण कर रही है, जोड़ तोड़ के कौशल का संकीर्ण उद्देश्य का बताइए।
तो इसका मित्रों, दोस्तों, साथियों, माता एवं बहनों जो भी हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी? क्योंकि ऐसा करने का मतलब ही है, जब हम ऐसा करेंगे तो उच्च उद्देश्य की प्राप्ति होगी, उच्च उद्देश्य की प्राप्ति होगी, हम हाई लेवल का उद्देश्य जो है प्राप्त कर पाएंगे। जोड़ तोड़ के कौशल का विकास करना नहीं है, खोजने का मतलब जोड़ तोड़ नहीं होता है, चिंतन और तर्क कभी नहीं होगा इसमें। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब खोजना का मतलब यहाँ चिंतन और तर्क ना समझे। एक शिक्षिका कर रही है बच्चे को इन्वॉल्व, इसका मतलब वो चाहती है हाई लेवल उद्देश्य जो है क्या हो, एम प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, शिक्षार्थियों को स्थानीय मान, जोड़ और घटा की अवधारणाओं को समझाने के लिए निम्नलिखित में से हस्तलाव, हस्तलाव मतलब जोड़ तोड़ जोड़ घटा, कौन सा प्रयोग किया जा सकता है? यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, राइट आंसर लगाइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा शीर्ष फलक अबेकस, क्योंकि जोड़ घटा गुणा भाग इत्यादि बताने के लिए हम लोग शीर्ष फलक यानी एबेकस, इसको गिनताड़ा भी कहा जाता है दोस्तों, इसको गिनताड़ा भी कहते हैं, गिनताड़ा का इस्तेमाल करते हैं। 10 ग्राम किस लिए करते हैं? तो 10 ग्राम करते हैं ज्यामिति की आकृति बताने के लिए। किस प्रकार की आकृति? 3D। जियो बोर्ड भी ज्यामिति आकृति बताने के लिए करते हैं, ज्यामिति, है ना। किस प्रकार की ज्यामिति आकृति बताने के लिए? तो ये 2D। डॉट पेपर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो डॉट पेपर दशमलव के लिए भी करते हैं और ज्यामिति के लिए भी करते हैं, ज्यामिति के लिए भी करते हैं, इन दोनों के लिए करते हैं। ये क्या है, ये आगे क्लास में हम लोग ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक अध्यापक शिक्षार्थियों को कागज पर एक आयत और एक त्रिभुज की आकृति बनाने के लिए कहती है और उस पर लेवल लगाने के लिए कहती है। इस गतिविधि के माध्यम से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? बताइएगा मित्रों, जल्दी से इसका आंसर लगाइएगा। पहला ऑप्शन है इसमें ज्ञान का। देखिएगा, पहला ऑप्शन कह रहा है इसमें, पहला ऑप्शन है ज्ञान का, दूसरा समझ का, तीसरा चित्रांकन का, चौथा प्रयोग का। जल्दी लगाइए क्या आंसर होगा। तो मित्रों इसका राइट आंसर हम लोग कर लेते हैं। तो राइट आंसर होगा प्रयोग का, क्योंकि ऐसा करने से, क्योंकि क्या करिए, देखिए अध्यापिका छात्रों को कागज का आयत और त्रिभुज की आकृति बनाने के लिए कह रही है। जब हम कुछ बनाने के लिए कहते हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम? इसका मतलब हम प्रयोग करवा रहे हैं ना। इसमें ज़्यादा सोचने का तो जरूरत ही नहीं था, एकदम इजी क्वेश्चन था यार। ज्ञान कब होगा? जब हम आकृतियों को पहचानने के लिए कहेंगे, पहचानने के लिए कहेंगे। समझ कब होगा? समझ होगा जब बनाने के लिए कहेंगे, बनाने के लिए, है ना। यहाँ पर आकृति बनाने के साथ साथ उस पर लेबल लगाने के लिए कर रहे हैं, मतलब प्रयोग। चित्रांकन कब होगा? चित्रांकन तब होगा जब हम किस चीज़ के माध्यम से, जब हम जियो बॉक्स में उपस्थित इक्विपमेंट के माध्यम से ज्यामितीय आकृति बनाने का काम करेंगे तो उसे चित्रांकन कहते हैं, है ना। वह चित्रांकन के अंतर्गत एग्जैक्ट बताना, इसमें प्रयोग होगा। अगला देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 55 है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। निम्न समस्याओं को कक्षा 3 के पाठ्यपुस्तक से लिया गया है, दिए गए स्थान में से सही संख्या भरिए। कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में दिए गए स्थान में से सही संख्या भरिए लिया गया है। उपरोक्त प्रश्न ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के किस योग्यता को दर्शाता है? यहाँ बीएस ब्लूम के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है और ब्लूम के बारे में आपको राइट आंसर लगाना है। देखिएगा, यहाँ पर ब्लूम का ज्ञानात्मक पक्ष है। ब्लूम ने ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा विश्लेषण। ये क्यों होगा ये देखते हैं। ब्लूम ने ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य यानी शिक्षा का उद्देश्य दिया है। ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्य, ब्लूम के अनुसार 3 उद्देश्य है। एक का नाम है ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। ये 3 प्रकार के उद्देश्य ब्लूम ने दिए हैं। उसके अनुसार किसी चीज़ को पहचान लेना ज्ञान, उस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना क्या होता है? समझ। और जब बच्चा क्रिया करने लगा तो इसका मतलब क्या है? वह विश्लेषण करने लगा कि उस प्रकार से। तो दिए गए समस्याओं में क्या दिया गया है कि दिए गए स्थान में सही संख्या भरिए।
तो सही संख्या भरने के लिए बच्चों को उन चीज़ों को विश्लेषित करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा, एग्जाम्पल लिया 3, 5, 7, है ना, 3, 5, 7, आपने यहाँ पे डॉट डॉट दिया और 2 दिया प्लस 7, 5, 7 अब बराबर डॉट डॉट, है ना। अब बच्चा जो है, सॉरी, इसमें आंसर हम लिख सकते हैं, बराबर का यहाँ चिन्ह दिया गया और यहाँ हमने दिया ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन दिया और कहा कि यहाँ खाली स्थान पे आप क्या भर सकते हो, आप भरो, है ना। खाली स्थान पे क्या भराएगा वो भरो, ये जोड़ दिया है खाली स्थान में। तो बच्चा इसमें विश्लेषण करेगा ना कि यहाँ क्या आएगा, जो यहाँ पर 7 और 2 को जोड़ के तो 9 होगा, 5 और कौन सा संख्या को जोड़ के 6 होगा, तो बच्चा इसे विश्लेषित करेगा, इसलिए राइट आंसर सी होगा। अगला देखते हैं, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। ऐसे 2 पूर्णांक संख्याएं लिखिए जिनका प्रयोग एक नकारात्मक पूर्णांक हो। ऐसी 2 संख्याएं लिखिए जो इसका मतलब पूर्णांक जो है एक नकारात्मक पूर्णांक हो। मतलब क्या करना है, योग नकारात्मक पूर्णांक हो। जैसे कि 2 संख्याएं लिखना है, देखिएगा यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर को चुनना है। थोड़ा सा क्षमा करेंगे, कुछ गलत आंसर है, इसीलिए थोड़ा सा आंसर को हम राइट कर लेते हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर लगाइएगा। तो कोई भी 2 नकारात्मक पूर्णांक संख्याओं को जोड़ना है जिसका योगफल एक नकारात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर हो, तो ऐसा पुराना हमको, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने लिया 3 प्लस 5 बराबर कितना हुआ 8, तो आप बताइए यह नकारात्मक है, नकारात्मक है। ऐसा पूर्णांक लिखिए जिसका एक नकारात्मक पूर्णांक निकले, ये नकारात्मक पूर्णांक है। पूर्ण संख्या लिखना है, यहाँ पर सकारात्मक की बात हो रही है, नहीं हो रही है ना, एकदम नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिएगा मित्रों, तो यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हम 3 प्लस -1 यदि 3 प्लस, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम यह करें 3 प्लस करें और -1 करें, तो अब बताइए इसमें क्या होगा। ये तो थोड़ा बहुत ही आसान हो गया आपके लिए, थोड़ा इसे भी हम मुश्किल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा 3 को प्लस में रहने दें और यहाँ पे हमने 3 लिया और माइनस में 5 लिया, है ना। 3 यहाँ पे प्लस में 3 है और माइनस में 5 है, तो इसका आंसर जो निकलेगा एक नकारात्मक पूर्णांक निकलेगा और नकारात्मक पूर्णांक। वैसे इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसका जवाब अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं आप, ठीक ना। तो इस तरह का प्रश्न जो है या किस तरह का प्रश्न है, ये जरा आपने बताना है इसमें कि इसका राइट आंसर क्या है, किस तरह का प्रश्न इसे आप कह सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे 3 तरह के चिंतन संबंधी प्रश्न, यानी बच्चा चिंतन कर रहा है। बहुविषयक प्रश्न यानी ढेर सारे विषयों से संबंधित है। मुक्तोत्तर प्रश्न किसे कहते हैं, जिसके कई जवाब मौजूद हो, जिसके कई जवाब हो उसे मुक्तोत्तर। परिमोत्तर प्रश्न किसको कहते हैं, परिमोत्तर प्रश्न जो है यह किसे कहा जाता है, जिसके सिर्फ एक जवाब हो, सिर्फ एक जवाब हो। तो मित्रों जरा ये बताइएगा हमको कि 2 ऐसे पूर्णांक लिखना है जिसका योगफल एक नकारात्मक पूर्णांक हो। इस तरह के क्वेश्चन का 1 से अधिक जवाब हो सकता है, कुछ भी जवाब ले सकते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला देखते हैं। 57 है, कह रहा है कि अनिल सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से देने में सक्षम है, लेकिन उत्तर लिखते समय त्रुटियां करता है। उसकी इस त्रुटि को दूर करने का सबसे अच्छा सुधारात्मक उपाय कौन सा होगा, रणनीति कौन सा होगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास मित्रों, और इन चारों ऑप्शनों को जरा हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हर रोज 10 समस्याएं हल करने के लिए देना, उसे श्याम पट पर समस्याओं को हल करने के लिए बुलाना, उसे आंशिक रूप से लिखे हुए उत्तर को पूर्ण करने के लिए देना, उसे विद्यालय समय
के बाद 1 महीने तक लगातार अभ्यास पत्र देना। कौन सा सही होगा, जल्दी लगाइएगा मित्रों दोस्तों। तो देख रहे हैं मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी क्या कर रहा है, त्रुटियां, गलती कर रहा है कोई बच्चा आंशिक रूप से। देखिएगा सभी प्रश्न का मौखिक उत्तर दे रहा है, लेकिन लिखित करने में उसे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम, लिखने में उसे प्रॉब्लम है। तो उसे ऐसा प्रश्न दीजिए जो आधा हल क्या हुआ, आधा उसको करना पड़ा, तब धीरे धीरे वो मौखिक के साथ साथ क्या करेगा, लिखित भी करने लगा। इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कक्षा 6 में चतुर्भुज की समझ नाम की इकाई में कागज को मोड़कर आकृति बनाने की गतिविधि का प्रयोग करते हुए चतुर्भुज के कोनों के योग की विशेषता संबंधित महत्वपूर्ण परिणाम दिए गए हैं और उसके बाद इन विशेषता के आधार पर अभ्यास दिया गया है। इस स्तर पर कोण का प्रमाण नहीं दिया गया है ना। कक्षा 6 के विद्यार्थी वेन हेले के किस स्तर में होते हैं, यहाँ पर 3 स्तर दिया, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, है ना, अनुमान लगाना। अनुमान लगाना को औपचारिक निगमन कहते हैं, इसे औपचारिक अनुमान कहा जाता है, औपचारिक कहा जाता है मित्रों। चलिए आंसर लगाइए इसमें। तो कक्षा 6 का विद्यार्थी क्या कर रहा है वह, तो कोनों के योग की विशेषता संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, उसके बाद इन विशेषता के आधार पर अभ्यास दिया गया। इस स्तर पर कोण की विशेषता का प्रमाण नहीं दिया गया है, ठीक ना। तो कक्षा 6 का विद्यार्थी वेन हेले के किस स्तर में आता है, जल्दी बताइएगा, वेन हेले के किस स्तर में आएगा वह, राइट आंसर लगाइएगा इसमें मित्रों। तो वेन हेले ने ज्यामितीय अधिगम के सिद्धांत का वर्णन किया था। वेन हेले का ज्यामितीय अधिगम का सिद्धांत ये बात कहता है कि बच्चे टोटल 5 भागों में सीखते हैं। टोटल 5 भाग होते हैं इसके, जो 4 स्तरों में विभाजित है। सॉरी कहें तो स्तर 4 है जो कि स्तर 5 है जो कि कितने भाग में विभाजित है, जो कि 4 भागों में विभाजित है। चलिए आंसर लगाइएगा इसका। तो इस स्तर पर कोनों की विशेषता का प्रमाण नहीं दिया गया है। कक्षा 3 के विद्यार्थी कक्षा 6 के विद्यार्थी तो विशेषता नहीं बता पाते हैं। इस स्तर पे बच्चा विशेषता नहीं बता पाएगा कोनों का। देखिएगा मानसिक चित्रण में वह आकृति को समझ लेता है, किस आधार पे, उसके बनावट के आधार पे, है ना। विश्लेषण में क्या करता है, उसकी विशेषता बताने लगता है, यानी भुजा के आधार पे, है ना। जबकि औपचारिक अनुमान में वह क्या करता है, कोनों के बारे में इत्यादि वह समझने लगता है। इस स्तर पर बच्चा जो है किस चीज़ में होता है, औपचारिक अनुमान में, मतलब बच्चा क्या करेगा, तो वह सूत्र, परिभाषा, है ना, सूत्र, परिभाषा इत्यादियों को समझने लगता है वह। जबकि अनुमान में वह क्या करता है, परिभाषा को सिद्ध करने लगता है, परिभाषा को सिद्ध करता है वह। तो आप बताइए यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो नहीं देने का क्या मतलब है, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ऑफलाइन क्लास में ये टेस्ट लिया गया था। ऑफलाइन क्लास के क्वेश्चन के अनुसार यदि हम लोग देखेंगे तो ऑफलाइन क्लास के क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह राइट आंसर खुद देखिएगा। तो बच्चा इस स्तर पर क्या कर रहा है, औपचारिक अनुमान लगा रहा है। औपचारिक अनुमान क्यों लगा रहा है, क्योंकि वह सूत्र और परिभाषा को तो जानता है, देखिएगा विशेषता नहीं बता पाता, मतलब सिद्ध नहीं कर पाता। इसीलिए इस स्तर कक्षा 6 के छात्रों में, कक्षा 6 के छात्रों के बारे में वेन हेले का कहना था कि इस स्तर के छात्र किस में होते हैं, अनौपचारिक अनुमान में होते हैं। यहाँ पर दिया गया है कोनों की विशेषता संबंधित महत्वपूर्ण परिमाण दिए गए हैं। इसके बाद विशेषता के आधार पर अभ्यास दिया गया है। इस स्तर पर कोण की विशेषता का प्रमाण नहीं दिया गया है, क्योंकि कक्षा 6 के विद्यार्थी वेन हेले की ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर में होते हैं, तो कक्षा 6 के विद्यार्थी वेन हेले के चिंतन अनौपचारिक अनुमान में होते हैं। क्यों, क्योंकि इस स्तर का बच्चा सूत्र जान लेता है, परिभाषा जान लेता है। मानसिक चित्रण में बच्चा क्या करता है, आकृति के आधार पर, जैसे यह गोल है ना, तो गोल को रोटी के बराबर गोल कहेगा। जबकि विशेषता में क्या होता है, विश्लेषण में विशेषता बताने लगता है कि यह क्यों गोल है, इसकी क्या विशेषता है। जबकि औपचारिक अनुमान में इसका क्या करेगा, सूत्र और परिभाषा बताने लगेगा। सूत्र और परिभाषा तो बता देगा, लेकिन
लेकिन ध्यान दीजिएगा, सूत्र और परिभाषा बता देगा लेकिन उसे सिद्ध नहीं कर पाएगा। तो यही यहाँ पे क्या, इस स्तर पर कोण की विशेषता का प्रमाण नहीं दिया गया है। कागज मोड़ना तो हम लोग सिखा देते हैं, लेकिन कोण की क्या विशेषता है। कोण जैसे इस तरह से कागज हमने मोड़ा, अब इसमें कोण कौन सा होगा, ये सब छिपा हुआ है, पता नहीं चलता हमको। तो छिपे हुए बातों को बच्चा नहीं समझ पाता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इससे और बेहतर वैन हेले की ज्यामितीय संरचना को, जो कि टोटल 5 भाग में 4 स्तर में है, वो हम लोग ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं, गणित की कक्षा में गणित की भाषा की 4 अवस्थाएं हैं, जिसका क्रम कौन सा है। गणित की 4 अवस्थाएं दी गई है, भाषा है ना, रोजमर्रा की भाषा, गणितीय परिस्थिति की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, सांकेतिक भाषा। रोजमर्रा की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीकृत भाषा, गणितीकृत प्रकृति की भाषा और सांकेतिक भाषा। रोजमर्रा की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, सांकेतिक भाषा, गणितीकृत परिस्थिति की भाषा, रोजमर्रा की भाषा, सांकेतिक भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा और गणितीय परिस्थिति की भाषा। तो इसमें राइट आंसर लगाइएगा मित्रों, किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम लोग पहले कर लेते हैं और समझ लेते हैं, पहले समझ के करेंगे। तो गणित जो हम बच्चे को पढ़ाते हैं, इसमें सबसे पहले हम आम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। रोजमर्रा की भाषा मतलब दैनिक भाषा। गणित में क्या करते हैं, हम वैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल की जाती हो, इसीलिए उसे रोजमर्रा की भाषा कहते हैं। इसके बाद गणितीयकृत परिस्थिति की भाषा। गणितीयकृत परिस्थिति मतलब जो गणित करने के लिए गणित की परिस्थिति में इस्तेमाल किया जाता हो। जैसे गणित में हम लोग भाग का इस्तेमाल करते हैं, तो भाग का मतलब ये होता है। गुणा का इस्तेमाल करते हैं, गुणा लिखते हैं, तो गुणा का मतलब ये होता है। ये सभी क्या है, गणित की भाषाएं हैं। जैसे बेचने के लिए, बेचना शब्द का इस्तेमाल किया हम लोग, बेचने के लिए विक्रय मूल्य का इस्तेमाल किया जाता है ना। ये सभी क्या है, गणितीय परिस्थिति की भाषा। और गणितीय समस्या समाधान की भाषा अलग होती है। अब गणितीय समस्या समाधान मतलब बच्चा रोजमर्रा की भाषा सीखेगा, इसके बाद गणित की परिस्थिति की भाषा सीखेगा, तब गणितीय समस्या समाधान, यानी गणित जो चीज़ वो सीखा है गणित में इस्तेमाल करना सीखा है गणितीय भाषा का, उससे गणितीय समस्या क्या करेगा, समाधान करेगा। अंत में सांकेतिक भाषा सीखेगा। सांकेतिक भाषा किसको कहते हैं, जिसे संकेत सीखना है ना। जैसे ये क्या हुआ, ये क्या है, इसको संकेत कहते हैं भाग का। जैसे मान लेते हैं कि आपने लिखा ये साइन थीटा, ये क्या है, संकेत है। ये सांकेतिक भाषा बच्चा क्या करेगा, अंतिम में सीखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसीलिए आंसर इसका ये हो जाएगा, राइट आंसर। कह रहा है कि गणित की शिक्षा के स्थान पर पाठ्यक्रम रूपरेखा दोहरे प्रयोजन पर स्थापित है। इसका क्या वजह मतलब है, गणित की शिक्षा के स्थान पर पाठ्यक्रम रूपरेखा दोहरे प्रयोजन पर। गणित की शिक्षा देने से हमारा मकसद दोहरा उद्देश्य की प्राप्ति से है, यही पूछ रहा है यहाँ पे। पहला है कि योगात्मक परीक्षा में विद्यार्थियों के अंक में सुधार लाने में गणितीय शिक्षा और उच्च कक्षाओं में उपयुक्त संकाय का चुनाव करने में किस प्रकार सहायता करती है। गणित शिक्षा प्रत्येक बालक को संप्रेषण कौशल का विकास करने के लिए क्या कर सकती है, और यह किस प्रकार स्कूली शिक्षा पूरा करने के बाद उचित रोजगार दिलाने में सहायता करती है। गणित शिक्षा प्रत्येक बालक के मस्तिष्क को व्यस्त रखने के लिए क्या कर सकती है, और यह विद्यार्थियों के संसाधन का विकास करने में किस प्रकार सहायता करती है। गणित शिक्षा प्रत्येक बालक को स्कूल में नियमित रूप से बनाए रखने के लिए क्या कर सकती है, और यह किस प्रकार आत्मनिर्भर बनाती है। 4 ऑप्शन है, लगाइएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर लगाइएगा। तो मित्रों, दोस्तों, साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि गणित शिक्षा प्रत्येक बालक में संप्रेषण कौशल का विकास करने के लिए क्या कर सकती है, मतलब अपने जीवन में वह कहाँ इस्तेमाल करेगा, और यह किस प्रकार स्कूली शिक्षा पूरा करने के बाद उचित रोजगार दिलाने में सहायता कर सकती है। यही दोहरा रूपरेखा है। मतलब
हम ये भी देखते हैं कि गणित का इस्तेमाल वो अपने जीवन में कैसे करेगा और गणित के ज्ञान का इस्तेमाल रोजगार प्राप्ति में कैसे करेगा। यही गणित की दोहरी प्रवृत्ति है। इसी प्रवृत्ति के लिए हम बच्चे को गणित पढ़ाते हैं, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। परीक्षा में अंक दिलाना हमारा उद्देश्य नहीं है, न ही ये मस्तिष्क को व्यस्त रखना है कि बच्चा का दिमाग खाली दिमाग शैतान का तो दे दिया, और न ही यह है कि स्कूल में नियमित रखना, गणित पढ़ाएंगे तभी बच्चा रेगुलर आएगा, ये नहीं है। उसको संप्रेषण कौशल का विकास करना, उचित रोजगार दिलाने में सहायता करना, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मित्रों, है ना। तो जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे इस वीडियो को। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने आपको जो सारी चीज़ों के बारे में बताया उसका ऑफलाइन क्लास भी होगा, जैसे कि ज्यामिति के अधिगम का सिद्धांत, वैन हेले के ज्यामिति अधिगम का सिद्धांत और बच्चे के अधिगम का स्तर, है ना, अधिगम की अवस्था। ये 2 ऐसे टॉपिक है जो मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से, ऑफलाइन क्लास में भी बताऊँगा। बिल्कुल अधैर्य मत हो आप लोग। मैं प्रयास करता हूँ कि और सारा वीडियो ला सकूँ। गणित शिक्षण इंपॉर्टेंट था इसलिए इसका वीडियो लाया गया। तो आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर ले, नीचे में अपने दोस्तों में ज़रा शेयर कर दें और खुश रहें, अच्छे से रहें, लाइक करें। और अभी के लिए तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार।